बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सुप्रीम कोर्ट में आज एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें शहबाज शरीफ साहब के वकला ने कहा कि वो तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है, जो उनको बाहर भेजने से रोकने वाला मामला था, उस पर यकीन दहानी कराई कि वो उसको परसू नहीं करेंगे। हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो दरख्वास्त दे रखी थी वो वापस ले ली। और फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ईसीएल में उनका नाम है, अब वो चाहते हैं तो वो दरख्वास्त दें ईसीएल से, हुकूमत से, अगर वो अपना नाम निकलवाना चाहते हैं तो ये एक डेवलपमेंट है। अब ये मजबूरी के तहत हुई है, कोई रास्ते बंद हो गए थे या इसके पसे पर्दा कुछ और है, इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। फिर जो मुस्लिम लीग नून है वो कह रही है कि कल हम जो हुकूमत के माशी आदाद शुमार हैं, एक सेमिनार के अंदर उसका पोस्टमार्टम करेंगे। जिनके इतने दावे हैं उसकी सारी कलई खुलेगी। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो बजट को मंजूर नहीं होने देंगे, क्योंकि हाल ये है कि जब इमरान खान साहब एतमाद का वोट ले रहे थे तो बकौल मिफ्ता इस्माइल साहब के पीटीआई के एमएनएज के मोबाइल फ़ोन भी बंद करवा दिए गए थे। तो खुद खान साहब को पता है कि कितने लोग उनके साथ हैं। साथ साथ मुस्लिम लीग नून कहती है कि इन्होंने मजदूर भी मार दिए, किसान भी मार दिए, और जो आम आदमी है उनको महंगाई की चक्की के नीचे जो है इन्होंने पीस दिया है। इसी तरीके से जो कर्जे हैं उसके ऊपर भी बात हो रही है कि 13,000 अरब के जो कर्जे हैं वो बढ़ गए हैं। 25,000 अरब से शुरू किया था, अब 37-38,000 पे हैं। मुर्तज़ा वाब साहब ने सर्कुलर डेट की भी बात की है कि वो 1100 अरब से आज 2500 अरब पे पहुंच गया है। तो ये जो हुकूमत के मामलात हैं, माशी अदाद शुमार के दावे एक तरफ हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन की जो अदाद शुमार है वो एक तरफ है। इलेक्शन कमीशन पे डेवलपमेंट हुई है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने कहा है कि वो कंसल्ट करेंगे। और साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दिया है कि हुकूमत 5 दिन में जाए या 5 साल में वो मुत्तहिद रहेंगे और जद्दोजहद करेंगे इस हुकूमत को भेजने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब ने। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार साहब, और मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ससीफ अली जो साहब ने। कामरान साहब, पहले तो ये जो आज लीगल मामला हुआ है कोर्ट के अंदर, ये ऑप्शन कोई नहीं बचा था, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उन्होंने कहा जी नाम तो आ गया ईसीएल में तो अब ठीक है रहने दें, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं चाहते हैं, या आप इससे बढ़ के कुछ और समझते हैं कि कोई और मामला है? हाफिज साहब, मैंने शायद आपके प्रोग्राम में बताया था कि वो ऑर्डर जो था वो हाई कोर्ट का वो गैर मुनासिब था। जी दुरुस्त, आपने यही बात की थी। हाँ, तो वो ऑर्डर गैर मुनासिब था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो रिलीफ जो है फाइनली अवेलेबल हो वो इंटरम एप्लीकेशन के जरिए दे दी जाए, मगर दे दी गई थी। अगर तो वो हो जाता, वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाता तो फिर बात तो ख़त्म हो गई थी। वो ऑर्डर चूँकि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और वो आगे से एफआईए ने रोक लिया, राइट लिया, रंग ली, तो वो फिर अब इनके पास शायद लीगली स्पीकिंग वो कि हम अलाइज हैं इनके अपना नून लीग के, मगर वो ऑर्डर चूँकि गलत था, जो चीज़ गलत है आप उसको गलत ही कहेंगे, तो फिर वो इन्होंने अल्टीमेटली जो है ना वो वकला ने कहा होगा कि एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑब्जर्वेशन ना आए और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है गवर्नमेंट जो गई हुई है वो इन्फेक्शियस हो जाए। तो वो भी उन्होंने फिर जब उसको विड्रॉ कर रहे थे तो भी उन्होंने 2 कंडीशंस के साथ विड्रॉ की। एक ये कि इसको एज ए प्रेसिडेंट यूज नहीं कर सकते इस ऑर्डर को, यानी एक डिस्प्लेयर आ गया ना, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो मतलब चूंकि नीचे उन्होंने विड्रॉ कर लिया, दैट्स व्हाई वी आर विड्रॉइंग। तो ये बातें हुई हैं आज, और इस वजह से हुआ है कि मतलब ऑर्डर जो है वो मेरा ख्याल है सस्टेन नहीं कर पाता। तो जो जस्टिस एजाज साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं कामरान साहब, जिसमें उन्होंने कहा कि एक ही दिन में ये हो गया, एतराज भी दूर हो गए, 2 घंटे के नोटिस पे ये हो गया, अब इस किस्म की जब चीजें होती हैं तो फिर ओवरऑल जो जुडिशल प्रोसेस है उसके ऊपर फिर उंगलियां उठती हैं। देखिए, मैं आपको यही अर्ज कर रहा था कि हम मुस्लिम लीग नून की एक तरह से हम उनके साथ हैं, मगर इसके बावजूद भी जब एक चीज़ गलत होगी तो मैं उंगली उठाने वालों में से एक मैं भी था कि ये गलत हुआ है और आप इस तरह से ना करिए, बट अल्टीमेटली वो दे देते। मैं इस बात का हामी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो ईसीएल में नाम डालना, ब्लैक लिस्ट जो उन्होंने बनाई हुई है या प्रोविजन लिस्ट बनाई है, इनमें नाम डालना ये आर्टिकल 9 को वायलेट करता है। मैं इस बात का भी मुखालिफ था कि एफआईए जो है ना इसके ऊपर नहीं बैठ सकता। जब एक कोर्ट का राइट लिया, रंगली ऑर्डर आ गया तो उसको वो इम्प्लीमेंट करना था, मगर कम से कम हाई कोर्ट के जज को तो ये देखना चाहिए था कि ये क्या वो ऑर्डर क्या कर रहे हैं, क्यों इस तरह की बातें करते हैं, क्यों ऐसी जगनसाई वाली बातें करते हैं। तो
हो गया बस, अब चलें ठीक आगे पास एंड क्लोज ठीक। चैप्टर। डॉक्टर रमेश साहब, शहबाज शरीफ साहब को आप भी बड़े करीब से जानते हैं, वो कहते हैं बीमार हैं, अब ईसीएल में गवर्नमेंट ने नाम डाला है, कोई बीच का रास्ता निकलना चाहिए कि वो एप्लीकेशन दें और गवर्नमेंट उनको यकीन दहानी कराए कि जाएं जी आप एक टाइम फ्रेम में इलाज कराएं वापस आ जाएं, या जो फिर इसके नतीजे में आपको चूंकि पॉलिटिकल नुकसान होने का एहतमाल होता है पीटीआई के अंदर के जी लोग चले गए इस वजह से ये रिजिडिटी बरकरार रहेगी? देखिए, मेरी सोच बहुत मुख्तलिफ होती है। मैं समझता हूँ कि आदमी अपनी लाइफ के अंदर अपना टाइम जो है वो सही बहुत पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ख़राब करे और कुछ उसके लिए रिजल्ट आनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ सियासत हो रही है। ठीक। मुझे ये बताएं कि एक इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो बीमार हैं और अभी नहीं, माजी से बीमार हैं और वो चेकअप के लिए जाते भी रहते हैं। जो आदमी अफोर्ड करता है वो जरूर बाहर जाता है कि मैं बाहर जाके इलाज कराऊं। मेरे भाई का स्टेंट था, लगना था, जिस भाई का अभी कुछ दिन देर अपना डेथ हुआ, तो यहाँ पे भी लगता था। मैं आगा खान हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करने के बावजूद भी ऑपरेशन थिएटर से मैंने कहा कि मेरा मूड हो गया है, मैं बाहर जाता हूँ, मैं अमेरिका लेके गया, वहां पे मैंने लगवाया। जो आदमी अफोर्ड करता है वो करता है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर साथ में हमें ये भी सोचना चाहिए कि एक इम्प्रेशन जाता है कि जो लीडरान वो अगर बाहर चले जाते हैं और पाकिस्तान की हेल्थ फैसिलिटी के ऊपर उनको यकीन नहीं होता, तो उससे मोरल हमारी पब्लिक का डाउन होता है कि हमने अपनी मुल्क के अंदर ये फैसिलिटी क्यों डेवलप नहीं की। नंबर 1। नंबर 2 के लिए कि शहबाज शरीफ अगर जाता है या ये कोड या ये जो कुछ हो रही है, अगर ये चला भी जाता तो क्या अगर वापस नहीं आता तो इनकी सियासत खत्म हो जाती। इस वक्त नून लीग के लिए थोड़ी बहुत जो भी किरण है वो शहबाज शरीफ है। जैसे अभी नवाज शरीफ चला गया या शहबाज शरीफ चला जाएगा, मगर फिर हमें भी एक क्रिटिसिज्म हो जाता हमारे ऊपर कि भाई आपने कहा था कि सबको पकड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से एक एक बंदा जो है चला जा रहा है। और ये पाकिस्तान की सियासत में हुआ है, और जो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ये हुआ है कि जो भी आदमी बाहर चला जाता है 5-7 साल के लिए, 5 साल का 7 साल के बाद आता है वापस और रिफ्रेश होके नए तरीके से आके हुक्मरान बनते हैं। उस प्रैक्टिस को देखते हुए मैं समझता हूं पॉजिटिवली कामरान मुर्तजा जैसा बंदा, जिन्होंने जुडिशरी के बंदे होते हुए भी उसने कहा कि आर्डर गलत था, और उसके बावजूद भी उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पेश किया गया नून लीग की तरफ से। अपील जो पीटीआई की तरफ से की गई, मैं समझता हूँ वो सही की गई, क्योंकि आर्डर वो जो है इस किस्म का था जिसके खिलाफ अपील में जाना चाहिए था और गए। मगर आज अगर दोनों ने उस चीज को रियलाइज किया, अच्छी बात है, मगर डिस्कस करें। आज अभी जो आपने अपने इंट्रो में बात की कि ये इस तरीके से काला चिट्ठा दे रहे हैं, मैं समझता हूँ बजट के अंदर प्रपोजल देने चाहिए। फाइनेंस कमेटी एक बहुत बड़ा इशू इदारा होता है, उधर बैठे। कल हमारी मीटिंग है, आप पाए, उसमें नवीद कमर भी है, उसके अंदर आशा गजबोश पाशा भी है जो फाइनेंस की पीपुल्स पार्टी का भी समझती हैं और फाइनेंस की नून लीग की भी मिनिस्टर है, दोनों है। वहां पे बैठे हमें बताएं उन चीजों को, हम उनको साथ देंगे। मगर इस तरीके से अगर एक दूसरे की सिर्फ क्रिटिसिज्म ही करना है तो अवाम इधर के इधर आएगी, ये हुकूमत भी अपना पूरा टाइम कर लेगी, ये अदाकारी जो अपोजिशन की तरफ से भी होती रहेगी और अवाम के लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक, मैं फाइनेंस कमेटी वाली बात आपसे थोड़ी देर में उस पर करता हूँ कि फाइनेंस कमेटी कितनी बाइख्तियार है, क्या कुछ है, क्योंकि जो उसके मेंबर्स हैं वो कहते हैं। मैं डॉक्टर असद साहब से, डॉक्टर साहब अब क्या है, अब ये दरखास्त देंगे जो ईसीएल की कमेटी है उसके अंदर के जी शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने दें, वो हुकूमत को दरखास्त देनी पड़ेगी, लीगल प्रोसेस तो ये, और उस दरखास्त के बगैर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, या फिर अब आप शहबाज शरीफ यहीं रहेंगे? देखिए, अभी तो एक पार्लियामेंट जो है उसमें जो मेंबर है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो बहुत सारे लॉ मेकिंग के अलावा बजट सेशन होता है, और आप देख रहे हैं कि बजट जो है वो पेश होने वाला है और हमारा कल सेमिनार भी है इस सिलसिले में, उसमें बजट के सिलसिले में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज जो हैं वो आने वाले हैं, और उसमें लीडर ऑफ द ओपोजिशन मियां शहबाज शरीफ साहब, ये एक फैक्ट है कि वो बीमार हैं, और ये भी एक फैक्ट है कि वो रेगुलर फॉलो अप के लिए जाते थे। लेकिन ये भी देखिए आपके सामने है कि जब वो जेल काट रहे थे तो उस वक्त वो कोई ऐसी उनको रिपोर्ट्स नहीं दी गई, और उनको बताया गया कि उनका सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वो बड़ा हुआ है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इमीडिएटली।
لیکن وہ انہوں نے 2 ماہ کے بعد ان کو وہ دی، اور جب بیل ہوئی تو اس وقت یہ ساری چیزیں ان ججز کے سامنے 5 جو ہے رکھا گیا، تو 4 نے، ایک جو پہلے 2 تھے ان میں تو ایک نے سائن نہیں کیے، لیکن جو بعد میں 3 پہ گئے تو وہ، میں اس پہ نہیں جاتا کہ کیس کی اس پہ، لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ یہاں پر انہوں نے اپنی اپلیکیشن واپس لے لیا حکومت نے، اور لیکن یہ دیکھیں کہ ای سی ایل پہ نام ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ کہ بلیک لسٹ میں تو ان کو ڈالتے جو دہشت گرد ہوتے ہیں. ایک لیڈر آف دی اپوزیشن، پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے نا، یہ جائیں گے باہر واپس جو نہیں ہے آئیں گے نا ڈاکٹر صاحب. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب بھی گئے دیکھیں، واپس آپ نہیں. ریکارڈ دیکھ لیں، آپ ریکارڈ دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کووڈ کے دوران واپس آئے، ٹھیک، لاسٹ فلائٹ پہ آئے. یہ کیا حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حکومت کو نہیں پتا؟ ٹھیک. اور وہ جا کے وہاں فالو اپ کے لیے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ریگولر فالو اپ ہوتا ہے. اور ایک یہ مریض کا حق ہے کہ وہ اپنی چوائس کے سینٹر سے، اپنی چوائس کے ڈاکٹر سے ٹریٹ کروائے، اور ڈاکٹرز اور وکیل کو کوئی بار بار نہیں بڑھتا تھا. آپ کے سامنے ڈاکٹر رمیش کمار نے ابھی بات کی کہ میں امریکہ جانا چاہتا تھا آغا خان سے. وہ کہہ رہے ہیں جو افورڈیبل، جو آدمی افورڈ کر سکتا ہے اس کو حق ہے کہ وہ جائے اور علاج کرے. سسی صاحبہ، لیڈر آف دی اپوزیشن کا اپنی نام، چوائس کی سینٹر سے اپنی چوائس. دیکھیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو حکیموں سے علاج کراتے، ایسے بھی لوگ ہیں جو ہومیوپیتھ سے علاج کرواتے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو پیروں کے پاس جا کے پانی پی کے، اور آپ یہاں لاہور ایئرپورٹ وہ پیر سپاہی یاد نہیں ہے، وہ آتا تھا تو لوگ چینی کھا کے شوگر کا علاج کرواتے ہیں لوگ. تو سچی صاحبہ، لیڈر آف دی اپوزیشن کا نام، چوائس ہے پبلک کی. جی، لیڈر آف دی اپوزیشن کا نام اب ای سی ایل میں اب کیا ہونا؟ کوئی ایک آپ کو امید ہے کوئی گڈ جسچر ہوگا، نام نکل جائے گا کچھ یہ، اور یا اس کے بیہائنڈ دی سین کچھ اور ہو رہا ہے جس سے باقی پولیٹیکل پارٹی، پیپلز پارٹی بے خبر؟ بہت شکریہ طارق صاحب. جی بالکل، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ سینیٹر اسد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، اور یہی بات ہم بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور جب بھی خاص کر کے یہ حکومت جب سے آئی ہے پی ٹی آئی، اس میں شہباز شریف صاحب پر کیونکہ اپوزیشن لیڈر کی بھی ذمہ داری تھی، تو یا تو وہ جیل میں رہے ہیں یا باہر جب بھی گئے ہیں وہ واپس آ گئے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ کینسر جیسے موذی مرض سے انہوں نے جھیلا ہے اور سروائیو کیا ہے، تو ان کا جو چیک اپ ریگولر اس میں جو ہے ہونا ضروری ہے. اور یہ خود پاکستان پر بھی جو مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو انگلیاں اٹھاتے ہیں، ان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر ایک جو ہے پارلیمنٹ کا بہت بڑا حصہ نیشنل اسمبلی ہوتی ہے ایوان زیری، تو اس کا جو ہے اپوزیشن لیڈر، اس کو ای سی ایل پر بھی نام ڈالے جا رہے ہیں، اس کو جیل میں بھی رکھا جا رہا ہے، ہمارے خلاف بھی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ہمارے جو ہے لیڈرز کے بھی نام ای سی ایل پہ. تو یہ پوری چیز ایک بڑا ہی ایک خراب داخلی معاملات، ویسے ہی آپ کے جو ہے وہ کوسچن مارک ہو، تو بیرونی حوالے سے امیج جتنا ہو سکے ہمیں تو بہتر کرنا چاہیے. تو پولیٹیکل اسپیس ہے یہاں، لیکن بدقسمتی سے جو اندرون خانہ ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل اسپیس، یہ حکومت سکڑ رہی ہے، اور یہ شرنک ہوتا ہوا جو اسپیس ہے یہ کسی بھی طرح پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اپوزیشن کوئی ملک کے اتنے محب وطن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ چیزوں، ہاں پولیٹیکل جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں، کنٹراڈکشنز ہو سکتی ہیں، ذاتی رنجشیں تو نہیں ہیں، لیکن یہاں خان صاحب پی ٹی آئی انفارچونیٹلی، میں تھوڑا سا اس پہ ضرور مختصر یہ بات کر کے پھر اپنی بات ختم کروں گی، کہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل پی ٹی آئی جو ہے وہ انتقام کے پیچھے. ہم نے کبھی، سچ بات یہ ہے طارق صاحب کہ جب اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھی، یا ہم نے میں بھی مشرف کے دور سے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتی رہی ہوں. I entered politics parliament when I was 25. I just had turned 25 years old. تب سے میں دیکھ رہی ہوں کہ سب سے بڑی ٹال کلیمز عمران خان صاحب نے کیے تھے. مینیفیسٹو انہوں نے دیا تھا، انہوں نے ظلم اور جبر کی بات کر کے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے
مختصراً یہ کہ ایک تو وہ ان میں ایک جبلتی ایک چیز ہوتی ہے، یا مجھے پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے، کہ پرسنل وے میں شاید میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گی، لیکن ان کے ایک مزاج میں ہے خوب سے خوب تر کی تلاش. اسی طرح جو ہے وہ ایک بادشاہت کی بھی، جو ہمیں کل بھی اسپیچ کی تو انہوں نے مہاتر محمد کے مثالیں دی، لیکن پھر بار بار وہ کہہ رہے تھے میں تو بادشاہ نہیں ہوں، یعنی خواہش ہے کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں. اور یہ خوب سے خوب تر والی تلاش جو ہے نا، اس میں انصاف کے تقاضوں کی تلاش ٹھیک ہے، لیکن یہ آگے آ جائے اگر ریونج کے حوالے سے یا وکٹمائزیشن، یہ بہت بری ہے. ان کو ایک اسپیس ملا، وہ چاہتے تو اپنے آپ کو واقعی انٹرنیشنلی جو ہے اس مقام پر لے جا سکتے تھے. وہ اب عدلیہ پہ بھی اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن پہ بھی، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ہماری کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی اپنے آپ کو امپروو کر سکتی ہے، ابھی بھی کر سکتی ہے، اور یہ جو ہے ہتھ کنڈے استعمال نہ کرے. کامران صاحب، یہ جو ہتھ کنڈوں والی بات کی ہے، آج سپریم کورٹ میں جو ریمارکس دیے ہیں خورشید شاہ صاحب والی جو بیل اپلیکیشن تھی، اس میں کہا کہ اپنوں کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ آپ اینٹی کرپشن کو بھیج دیتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں اوپوننٹ ہیں ان کے کیسز آپ نیب کو بھیج دیتے ہیں. اور یہی بات سچی صاحبہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ریونج کا جو ہے وہ نظر آتا ہے، انتقام نظر آتا ہے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس کی وجہ سے، اور وہ پولیٹیکل اسپیس کم کرنا چاہتے ہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کی. یہ بات درست ہے، مگر اب سپریم کورٹ نے اس بات کو نوٹس کیا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو نا ان کا جو کردار ہے وہ تھوڑا سا لبرل ہونا چاہیے. ایسا جب وقت آتا ہے، ایسا وقت تو پاکستان میں یا ہم جیسے معاشروں میں اکثر آیا کرتا ہے، اور اس میں عدالتیں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. میں انتہائی ادب سے، میرا چونکہ لیگل فرٹرنٹی سے تعلق ہے، میں انتہائی ادب سے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت میں یہ عدالتیں جو ہے نا اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکی. جو کچھ نیب کے ذریعے کیا جا رہا ہے، جو کچھ اداروں کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اس کو روکنا جو ہے وہ صرف عدالت کا کام تھا، بڑی عدالتوں کا، اعلیٰ عدالتوں کا، دستوری جو عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام تھا. مگر شاید جو ہے نا وہ اس میں وہ نہیں کامیاب ہوئے. خورشید شاہ صاحب جو ہے وہ کسٹڈی میں ہیں، ایک بہت عرصے سے کسٹڈی میں ہیں. فرض کریے کہ وہ کل ایکوٹ ہو جاتے ہیں اس میں، تو وہ اتنا عرصہ جو ان کی کسٹڈی ہے اس کا کیا کمپنسیشن ہوگا؟ اگر وہ بیل پہ ہوتے اور اس کے وائس ورسا اگر آپ فرض کر لیں، اگر وہ بیل پہ ہوتے اور کل کو کنوکشن ہوتی تو وہ اس کے بعد وہ سرو کر سکتے تھے، وہ کنوکشن کو، وہ سنٹینس سرو ہو سکتا تھا. مگر اگر کل وہ الٹیمیٹلی انوسنٹ پروو ہوتے ہیں تو دین، اور پھر خود جب عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کو جو ہے نا وہ مطلب آپ نے ایک ڈبل سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے، تو ڈبل سٹینڈرڈ تو رکھا ہے، آپ آبزرو تو کر رہے ہیں، مگر کردار کیا ادا کر رہے ہیں؟ یہ کردار ادا ہونا چاہیے نہایت ادب سے، نہایت احترام سے. یہ وقت آ گیا ہے کہ اس میں ایسا کیا جیسے جائے. خواجہ سعد رفیق کے کیس میں آئی ہیں، مختلف اور کیسز میں سپریم کورٹ کے ججز کی آبزرویشنز آتی رہتی ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو جو اس نے نہیں کیا، یا ہماری اعلیٰ عدلیہ؟ دیکھیے یہ جو وائٹ کالر جو کرائم ہے نا، اس کا ایلیگیشن لگانا بھی بہت آسان ہوتا ہے اور اس کو پروو کرنا بھی بہت آسان ہوتا ہے. یہ بڑی آسان سی بات ہے کہ کامران صاحب آپ بتائیے کہ آپ کے پاس جو ہے نا یہ آپ نے کپڑے پہنے کہاں سے آئے ہیں. اب اس کو اگر اکاؤنٹ فار کرنے کا وقت آئے تو یہ میرا خیال ہے کہ میں بھی اکاؤنٹ فار نہیں کر سکتا. پتہ نہیں میری بیوی لائی ہوگی، پتہ نہیں مجھے کسی سے گفٹ ملے ہوں گے، کبھی کسی نے اللہ کے لیے دیے ہوں گے، مگر اس کو اکاؤنٹ فار کرنا جو نا وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ سب سے آسان الزام جو اس دور میں لگا ہے وہ ایسٹس بیانڈ مینز، پورے 22 کروڑ پہ لگا دیں کامران صاحب، کوئی پروو نہیں کر سکتا. 22 کروڑ پہ لگا دیجئے، بخدا 22 کروڑ میں 22 آدمی آپ کو نہیں ملیں گے جو یہ جو نا یہ پروو کر سکیں. اب اس میں رگڑتے رہو. خواجہ سعد کا اب جو نا ٹھیک ہے، اب بیل ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ اب وہ جو عرصہ جو انہوں نے اندر کسٹڈی میں گزارا اس کا کوئی کمپنسیشن ہے؟ اگر کل وہ انوسنٹ پروو ہوتے ہیں، خورشید شاہ صاحب ہیں اور بہت خواجہ آصف آج کسٹڈی میں، تو اس کا کمپنسیشن کیا ہے؟ آپ کو جب پتہ چل رہا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے تو کم از کم بیل کرا ان کو، ان کے پاسپورٹ لے لیجئے، ان کو ECL میں ڈلوا دیجئے، ان کو وہ ملک میں رہے، مگر کم از کم بیل کا جو ہے نا وہ کیس ان کے بنتے ہیں، اور اس میں یہ ریلیف ہے جو ان حالات میں کورٹس دے سکتی ہیں. ٹھیک بات ہے. ڈاکٹر رمیش صاحب، یہ آپ نے ہمیشہ ویسے معتدل بات کی ہے، مفاہمت کی بات کی ہے. یہ انتقام کا جذبہ جو پرسپشن بن گیا ہے، جس کو مختلف طور پہ اپوزیشن کہتے ہیں کہ جب ایونٹ کو وہ کوٹ کرتے ہیں، یہ نکلنے کا نام نہیں لے رہا، یا پرسپشن زیادہ اسٹرانگ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ یا لوگ ریجیڈیٹی زیادہ ہے، یا آپ جیسے لوگوں کی بات تھوڑی جو ہے نا وہ ابھی ان کو دور سے سنائی دے رہی ہے، جیسے جیسے حکومت جائے گی پھر قریب آنے لگے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ طارق بھائی، میں 2002 سے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے آبزرو کر رہا ہوں. ہر پولیٹیکل پارٹی جو بھی گورنمنٹ میں آتی ہے، ہر پولیٹیکل، میں نے ایک ہی پارٹی کی بات نہیں کروں گا،
جب اپوزیشن میں ہوتی ہے وہی چیزیں جو ہے وہ بری لگتی ہیں، اور جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہی چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ مفاہمت جو ہونی چاہیے، مفاہمت، سیاست ایک عبادت ہے، سیاست ایک خدمت ہے۔ ہر بندہ جو اپنی کانسٹیٹوئنسی سے آتا ہے تو وہ اب پریکٹس ہو گئی ہے۔ جیسے ابھی ٹھیک سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، وہاں پہ اگر کوئی بھی کام ہوتا ہے تو صرف جو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ہوں گے اس کا کام ہوگا، ٹھیک اور دوسروں کا نہیں ہوگا۔ سیم جو پنجاب میں اگر گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا کام ہوگا یا اتحادیوں کا ہوگا، مگر وہاں پہ نون لیگ اور اس کا نہیں ہوگا۔ ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ ایم این جو ایز کو جس فنڈ بھی بھی آپ نے صرف اپنے اپنوں کو دیا، اپوزیشن والوں کو کسی کو نہیں میں دیا۔ کہتا ہوں کہ یہ جو بھی ہلکے والے جو کام ہونے چاہیے وہ کریڈٹ اس گورنمنٹ کو جاتی ہے۔ یہ جو ڈسکرمنیشن ہے یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ جو بندہ جو میجر پالیسیز ہوتی ہیں جی ان میں، اور اس سے پتہ ہے کہ اس سے ایک مفاہمت بڑھے گی، اس سے ایک کوآرڈینیشن بڑھے گی، اس سے لوگوں کے مسائل کے لیے ایک انٹریکشن بڑھے گا۔ ماضی میں یہ چیزیں ہوتی تھی، اب وہ چیزیں ختم ہو تو گئی ہیں۔ کون سبوتاج اب کرتا ہے یہ ڈاکٹر صاحب؟ کون کرتا ہے سبوتاج؟ وہ کہتے ہیں جی وہ عمران خان صاحب ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہے، سبوتاج تو ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ نہیں، تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی، تالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بجتی۔ پہلے دن سے خان صاحب نے تو پہلے دن سے جس طریقے سے پرائم منسٹر بننے کے بعد جو اپوزیشن کا رویہ رہا ان کی دل میں بھی بیٹھ گیا۔ اب ادھر سے بھی جو ہے وہ ایک نیگیٹو سوچ ہے، ادھر سے بھی نیگیٹو سوچ ہے، مفاہمت نہیں ہوتی ہے، انٹرنل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اب افغانستان سے انخلا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آگے ہمارے لیے پاکستان کے اندر کیا مسئلے مسائل بڑھیں گے۔ درست ہے۔ ہم ویسے ہی ایک قرضی ملک ہے۔ ہم آئی ایم ایف کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بجلی کے لوگ نہیں بڑھائیں گے، مگر بجلی کا سرکولر ڈیٹ کی جو آپ نے بات کی کہ بھائی سرکولر ڈیٹ جو بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ لائن لاسز بڑھ رہا ہے، اور لائن لاسز کو اگر ہم نے کنٹرول نہیں کیا تو آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لیے ہمارے پاس حل کیا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پاس حل یہ ہے کہ جہاں پہ جو ریکوری نہیں ہے اس کے لیے لوڈ شیڈنگ ہوگی، ٹھیک لوڈ شیڈنگ ہوگی وہاں پہ لوگ روڈوں کے اوپر نکلیں گے۔ اگر اسی جگہ پہ سارے لوگ بیٹھ کے آپس میں مفاہمت کے ساتھ ملک کی جو بھی ایشو ہے، فورن پالیسی، ڈیفنس پالیسی، فائنانس پالیسی، ٹھیک۔ یہ ایک ایسے ایشو ہونے چاہیے جہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹی اگر تو مل کے یہ کام کریں سمجھائیں گی۔ نا عمران خان صاحب کو ڈاکٹر صاحب۔ میں نے آپ کو کہا ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجے گی۔ اچھا مجھے تو اس ملک کا جو فیوچر ہے ٹھیک۔ وہ صرف ایک ہی نظر آتا ہے، پریزیڈنشل فارم۔ اگر جن ملکوں کو میں کل بھی کچھ پڑھ رہا تھا، یعنی پارلیمانی نظام ختم کر دیں اور پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لائیں؟ میں دیکھیں اس میں پارلیمنٹری نظام آپ کا ختم نہیں ہوتا ہے جو یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ پریزیڈنشل فارم پہ اگر چلے جاتے ہیں تو کم سے کم ایک ایسا سیٹ اپ ضرور بن جاتا ہے جس کے اندر اس وقت تو کوئی بھی آپ پاکستان پاپولر فیصلے کریں گے، مگر آپ پبلک کو ایسے جو ہے وہ ایڈٹ کریں گے اپوزیشن آ کے کہ نہیں اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ تو کر پی دیا۔ ٹی آئی میں کتنے تو لوگ آپ کی اس سوچ سے متفق ہیں ڈاکٹر صاحب کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہونی چاہیے؟ میں ہمیشہ نرالی بات کرتا ہوں، اور سمجھدار اور پاکستانی جو ٹریو پاکستانی ہوتے ہیں، سمجھدار پاکستانی ہوتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ جو سیاست جو ایک مروست سے چل رہی ہے، سیاست کے اندر ایک اداکاریاں چل رہی ہے، سیاست کے اندر ایک قسم کی ٹھیک جو ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ جو بےایمانی چل رہی ہے، ان ساری چیزوں کو کوئی ٹھیک اگر یہ کہتا ہے میرے سمیت اگر کہ بھائی نہیں میں ٹھیک جو ہے وہ نہیں اپنی ہر پارٹی کے اندر آپ کتنا جو ہے وہ سچ اور حق کی بات کرتے ہیں، ٹھیک اگر آپ کا لیڈر بات کرتا ہے تو آپ اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں ایک کریڈینشل بندے کو ملک کا چیف ایگزیکٹو بن کے اور ٹھیک اس نظام کو پریزیڈنشل نظام کے طور چلائیں گے تب یہ ملک کرائسس سے نکل سکے گا، ورنہ مجھے ملک کے لیے جو حالات آگے میں ڈاکٹر اسد صاحب آپ کی طرف آتا مگر سسی صاحبہ جو ہے نا وہ پریزیڈنشل فارم پہ جو ہے نا وہ پہلے کامنٹ کر لیں گے۔ سسی میری بہن ہے، مجھ سے میرے ساتھ پہلے بھی رہی ہے، وہ میری چیز کو انڈورس کرے گی، مخالفت نہیں پریزیڈنشل کرے گی۔ فارم آف گورنمنٹ کو انڈورس کریں گی سسی آپ؟ سسی قطعاً مخالفت کرے نہیں، گی ہم نہیں۔ ان میں سے ہیں جنہوں نے پارلیمنٹری نظام کے لیے نہ صرف اپنی پارٹی میں رہ کر میری فیملی کو آپ جانتے ہیں کہ جمہوری آئین کے حوالے سے ریل جیل ہو کچھ بھی ہو، بھلے ہمیں پارلیمنٹ سے باہر پھینک دیا جائے، ہم اپنی بات پر اڑے ہیں، اڑے رہتے ہیں، کسی کو بات ہماری پسند آئے نہ آئے۔ صحیح۔ رمیش بھائی میرے بھائی ہیں، بالکل بھائی ہیں، اور سوشل ان کی بڑی ایکٹیویٹیز کی میں قدر کرتی ہوں، لیکن پولیٹیکل بڑا ڈفرنس ہے ان کے خیالات اور میرے خیالات میں۔ دیکھیں صدارتی نظام ایسا نہیں کہ دنیا میں دوسری جگہ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ایک پارلیمنٹری نظام اس کو بھی اپنے پیروں پہ کھڑے رہنے کے لیے
लिए एक टाइम लगा है, लग रहा है, एक एवोल्यूशन वाले प्रोसेस से अभी तक गुजर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि जो खान साहब भी बार बार कहते हैं ना, मैं बादशाह वो मातर मोहम्मद की भी एक मिसाल तो वो अलग देते हैं, वो तो हकीकत उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का जो वो मिसाल देते हैं ना और कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं और परमानेंट फीचर्स की जब बात करते हैं वो, तो उसमें एक परमानेंट जो है फीचर वो भी एक, परसों उन्होंने क्या स्पीच में कहा था कि भाई नेक्स्ट इलेक्शन की बात मत करे बार बार उस पर, मतलब कि जो सेटअप है, जो बंदा पहले से बैठा है यानी खान साहब, उसी को चलने दिया जाए 10 साल 20 साल। ये है, ये शाह फरमान साहब हो, रमेश साहब हो, पीटीआई पूरी इसमें से भरी हुई है और ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं, लेकिन अवाम ये चीज नहीं चाहते क्योंकि पार्लियामेंट्री आप इकाइयों को लेकर आप चल रहे हैं, उसमें भी मसाइल है, पानी से लेकर बहुत सारे। पाकिस्तान हमारा अपना प्यारा मुल्क है, उसको काफी इम्प्रूव हमने किया है, साथ मिलकर इम्प्रूव करना पड़ेगा। सिविलियन एक लिबर्टीज के लिए और इंसानी हकूक के लिए, आईनी हकूक के लिए एक जंग जो जमहूरी जो है वो देखिए, और खुद फटकों और कोड़ों फांसियों वाली जंग भी हमने की है, रहते हाथों से की है, जहनों से की है। हम अभी तक अपने अवाम को झंझोड़ रहे हैं, जहन झंझोड़ रहे हैं। हमारे इदारे भी हमें स्ट्रेंथन करने हैं, वो भी हमें प्यारे हैं। बात ये है कि पार्लियामेंट सबसे बड़ा और जो है वो उसकी सुप्रीमेसी की जब हम बात करते हैं तो फिर इसमें ये रोड़े अटकाना और ये करना, उसमें भी अगर सामने जो है खान साहब वाला बात, तो कभी वो कहते कम्युनिस्ट पार्टी की तरह बन जाए, कभी कहते बादशाह जो है वो सऊदी अरब के उस तरफ मेरे हुक्म माने जाए। देखें ये ख्वाब है, दीवानों के ख्वाबों पर पाबंदी नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते ये आवाम के जो है, लेकिन कोशिश करके देखें, ये जहनों में डाल इनके बहुत सारे व्लॉगर्स हैं यूट्यूब पे, बहुत हर वक्त जो है हर वे सफर करती रहती हूँ, कभी मैं देखती हूँ जो प्रो गवर्नमेंट जो है यूट्यूब में, उनको ज्यादा मैं नजर रखती हूँ कि वो आजकल कौन सी लाइन के पास आ रही है, वो क्या कह रहे हैं। 4-5 ऐसे लोग जो हर हफ्ते ये सदारती निजाम वाली बात है, लेकिन कोई बाय नहीं कर रहा, कोई उसको जो सपोर्ट कर ही नहीं सकता। इस जमहूरियत ये बड़ी कुर्बानियां है अवाम की भी, लोगों की के वास्ते इस चीज को लिए। ये नहीं है कि सदारती निजाम दूसरे मुल्कों में नहीं है, नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जो जिन्हा ने बात की थी ना जिस सिस्टम के लिए, उस अभी तो वो उसके बका और उसकी जो है अर्तकाई मराहल में अभी तो हमें बहुत सारी चीजें अभी हासिल करनी है। ठीक, मैं डॉक्टर साहब एक छोटा सा वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर आपके सामने ये बात रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर असद साहब, अगर आप ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो बात डॉक्टर रमेश साहब ने की थी उस पर कोई कमेंट करना चाहें, और ये बात कि मरियम साहिबा कहती हैं कि मज़ाहमत की सियासत से मफाहिमत का रास्ता निकलेगा, शहबाज शरीफ साहब अब ऐवान के अंदर मफाहिमत की सियासत करेंगे और मरियम साहिबा मैदान में मज़ाहमत की सियासत करेंगी। देखिए, सिस्टम कोई खराब नहीं होता, सिस्टम में जब अनड्यू इंटरफेरेंस की जाती है तो उस वक्त सिस्टम जो है खराब होता है। बेहतरीन सिस्टम चल रहा है पाकिस्तान में, और अगर अपना माइंड एप्लीकेशन करने दिया जाए जो लोग ऐवान में आते हैं और वो जो फैसले करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है बेहतरीन अवामी खिदमत हो सकती है इसी सिस्टम में रह के। अब हाथ में चीज आई हुई कि उसमें वो बेहतर है कि आप दो जो है उड़ती हुई चीजों को पकड़ें, बेहतर है जो आपके हाथ में है वो रहें और उसी को बेहतर करें और उसमें अनड्यू इंटरफेरेंस ना करें। रमेश भाई ने बड़ा ठीक कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जो है किसी की बात नहीं सुनते। रमेश साहब तो हर प्रोग्राम में उन्हें कुछ ना कुछ मैसेज दे के जाते हैं, लेकिन वो सुनते किसी के नहीं है, क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ ये है, आप उनसे उनका नाम पूछे ना तो वो कहेंगे NRO, यानी ही इज ट्राइंग। उनको जो चीजें इकट्ठी करके दी गई हैं जिसको कैबिनेट और हुकूमत कहते हैं या वो हुकूमत है उनकी, इट्स लाइक फ्रॉग्स, ही इज ट्राइंग टू पुट ऑल फ्रॉग्स इन वन बास्केट। वो इधर पकड़ते एक स्कैंडल उधर निकल जाता, उस स्कैंडल वाले को पकड़ते तीसरा निकल जाता है। उनकी तो पूरे 3 साल इसी चीज में गुजर गए हैं कि वो अपने मेंढकों को पकड़ के एक बास्केट में डाल रहे और वो नहीं आ रहे बिकॉज। और आप इनसे पूछे, रमेश शाफी पिछली हुकूमत में भी रहे हुए, MNA रहे हुए हमारे नून लीग के, क्या इस किस्म के डे इन एंड डे आउट रोजाना की बुनियाद पर कोई स्कैंडल निकल रहा था? अभी रिंग रोड पिंडी का खत्म नहीं होता कि इस्लामाबाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम का स्कैंडल अरबों का निकल आता है, खरबों का, और मशीरों और वजीरों के नाम निकल आते हैं। ये
लोग जो है मिस मैनेजमेंट और नाअहली की वजह से आज मुल्क जो है इस स्टेज पे पहुंच गया है कि आप अपने हमसायों से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। और जहां तक मुफाहमत और मज़ाहमत की सियासत है तो बिल्कुल दोनों चलेंगी साथ, और ये हमारा हक है कि हम पब्लिक में भी जाएं और हम पार्लियामेंट में भी जाएं, क्योंकि हमने लोगों से वोट लिया हुआ है और लोगों की बेहतरी के लिए वे जो काम कोई लोगों की बेहतरी के लिए होगा हम पूरी सपोर्ट करेंगे। तो डॉक्टर साहब फिर ये दोनों हाथों में लड्डू होंगे, जो भी दोनों हाथों में लड्डू होंगे मुस्लिम लीग नून के, कि जो भी चीज हो जाए, चाहे मुफाहमत की कामयाबी हो जाए तो भी ठीक है, मज़ाहमत से हो गई तो भी ठीक है। ये बात जो आप कर रहे हैं, दोनों हाथों में लड्डू के नहीं हो सकते, एक हाथ में स्टिक हो सकती है, एक हाथ में लड्डू हो सकते हैं। और हाँ, दोनों हाथों में लड्डू नहीं होंगे। और यही चीज जो है, इसी चीज की वजह से फिर रिजल्ट निकलेगा। अगर आप दोनों हाथ में लड्डू रखेंगे या दोनों हाथ में डंडा रखेंगे तो फिर मुफाहमत नहीं, कोई और चीज होगी। कामरान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हुकूमत 5 रोज में जाए या 5 साल में जाए, हम जद्दोजहद जारी रखेंगे और इत्तेहाद रखेंगे। तो कोई मेंटली अब ये जहन बन रहा है कि लगभग 3 साल हो गए हैं, तो अब इन्हें हुकूमत कर लेनी दी जाए, एक प्रेशर जरूर बिल्ड किया जाए, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एक्सपोज होने दें, गवर्नेंस को, और फिर वही चीज लेके आगे इलेक्शन में जाए। नहीं, ये किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। वो उसमें ये है कि लोग रिजल्ट मांग रहे थे, इस बात का रिजल्ट पूछते हैं कि भाई आपने इतनी जदोजहद की तो नतीजा क्या निकला। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि 5 दिन में जाए या 5 साल में। देखिए, हम नताइज तो हमारे हाथ में नहीं होते, हम तो अपनी कोशिश के जिम्मेदार हैं। हमने पहले दिन से बताया था लोगों को, अपने हम वतनों को ये बता दिया था कि इसका नतीजा जो है ना, इनका नतीजा जो गवर्नमेंट चल रही है, ये नतीजा ठीक नहीं निकलेगा। अब नतीजा यकीनन ठीक नहीं निकला। ये 3 साल इस बात के गवाह हैं कि हर चीज जो है ना वो हाथ से निकल गई है। इवन इनको लाने वाले परेशान हैं। डॉक्टर रमेश साहब, ये एक तो आदाद शुमार अपोजिशन के हैं, एक आदाद शुमार आपके हैं। क्लेम ये है कि मईशत में इतनी जान पड़ गई है, शहबाज गिल साहब कहते हैं कि हमें पेट्रोल की कीमतें जो है ना वो हमने नहीं बढ़ाई हैं, इतनी स्ट्रांग मईशत हो गई है हमारी। जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे जो ऑब्जर्वर होते हैं, जो मुख्तलिफ एनजीओ होती हैं, यही इदारे थे जो आज जो फिगर्स दे रहे हैं। माजी में अगर आप चले जाएं, जब नून लीग की हुकूमत थी, यही इदारे दे रहे थे, जिसको PMLN उसको इंडोर्स कर रही थी कि देखो हमारे सिर्फ ये जो है वो रिपोर्ट्स आ गई है, अच्छी आ गई है। मगर जब हम लोग अपना पीछे अपोजिशन थी, उन चीजों को नहीं मानती थी। तो ये प्रैक्टिस चलती आ रही है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन इस किस्म की। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मुल्क की मैशत सही सिमत में जरूर जा रही है। पहली चीज तो ये कि रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही डॉक्टर रमेश साहब, आम आदमी पे रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा उसका? देखिए, हमारी गलती ये थी कि जो मेरा प्रपोजल था एज ए फाइनेंस कमेटी और इकोनॉमिक का स्टूडेंट होते हुए, कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए। अगर वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी और मिड टर्म लॉन्ग टर्म बनती तो फिर ये मसाइल जो इस वक्त जो हमें क्रिटिसिज्म हुआ वो नहीं होता। हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई, उसका इफेक्ट जो है वो इम्पैक्ट उसका देर से आता है। मैं समझता हूं अभी उसका असरात आने शुरू हो गए हैं। आप चाहे एक्सपोर्ट की पोजीशन हो, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट की पोजीशन हो, चाहे सर्कुलर डेट की पोजीशन हो, हर चीज के अंदर अब उसके जो असरात हैं, ये साल चाहे पॉलिटिकली कितना भी टर्मोइल हो, मगर मैं समझता हूँ इस साल में अगर इंटरनेशनल, एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करती है, अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी बेहतर रही और कोई ऐसा इंटरनेशनल कोई ऐसा प्रेशर नहीं आया, तो मैं समझता हूं हम बहुत बेहतर चले जाएंगे। अगर ये जो फाइनेंस कमेटी की आपने बात की थी डॉक्टर रमेश साहब, मुझे कैसर शेख साहब कहते हैं फाइनेंस कमेटी जितनी बेइख्तियार होती है उसका अंदाजा ही आपको नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता चीजों का। बात ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप हाईलाइट करें। आप एक तो देखो, अपने जमीर के मुताबिक अपनी आवाज एक पार्लियामेंटेरियन अपने सोच के मुताबिक अपने आइडियाज दिया करे। कामरान साहब, आपकी बात बीच में से डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो अगर उसको कंटिन्यू कर दें तो अब ये जो जद्दोजहद है ये रहेगी इसी तरीके से? इसमें रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन जो है वो कौम कितनी रखे? रिजल्ट भी जो है ना वो आप यकीनन उसके लिए एक्सपेक्ट करिए कि इंशाल्लाह ताला रिजल्ट निकलेंगे। हुआ ये कि ये मामले को जब हमने पीक पे पहुंचा तो उसमें से कुछ जमातें साथ छोड़ गई। अब जो जब जमातें साथ छोड़ गई हैं, यकीनन उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, उनके अपने मसाइल होंगे या उनकी अपनी सोच होगी।
تو ہم उनकी किसी सोच पे, हम उनकी किसी मजबूरी पे भी उसको तनकीद नहीं करते, मगर बहरहाल जो है ना उससे नुकसान हुआ। वो कह सकते हैं कि गलती हमारी, मुमकिन है कि हम अपनी गलती, हमारी गलती हो, हमारे पार्ट हो, मगर बहरहाल उससे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और लेकिन अब गलती के अजाले का वक्त गुजर चुका है कामरान साहब। नहीं, उसमें अब ये है ना कि अगर कोई साथ नहीं चलना चाहता, अगर कोई साथ नहीं चल पा सकता, तो फिर बेहतर ये है कि वो फिर एक तरह के लोग जो है ना वो फिर अपनी जदोजहद को लेके चले, एक तरफ लेके चले, और उसको किसी अंजाम तक पहुंचाएं। वो कह रहे हैं कि जो बातें हम कह रहे थे वही तो अब आप कर रहे हैं। अब असेंबलियों से इस्तीफे भी नहीं दे रहे, पार्लियामेंट के अंदर आवाज बुलंद करने की, प्रेशर की बातें कर रहे हैं, तो यही तो हम कह रहे थे, तो फिर हमें साथ रखने में क्या ऐसा नहीं है। देखिए, हम 15 लोगों के साथ जो ना रिजाइन करने के लिए तैयार थे, और उस वक्त हम 15 लोग रिजाइन करने जा रहे थे, इन्होंने रोक लिया। वो पहला दिन था, वो हम ना आते पार्लियामेंट में, 15 लोग निकल जाते, या उसमें इसी तरह से सूबाई असेंबलियों में जो ना हम दो अपोजिशन लीडर्स हमारे हैं, उन असेंबलियों को हम वो न चलने देते तो बात खत्म हो जाती। अब वो मिड से भी आगे ले जाके कि आज करेंगे कल करेंगे, अब वो तनकीद पे आ जाता है। मैं इन पे तनकीद नहीं करना चाहता हूँ, मगर बहरहाल जो है ना वो एक पूरा जो उठा हुआ माहौल था वो बैठ गया था ये रमजान में, और अब उसको दोबारा उठाने के लिए ज़ाहिर 2-4 जलसे करने पड़ेंगे। ये गर्मी का थोड़ा सा मौसम जो है ना इसको मुतदिल हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला इसके नताइज हम निकाल के बताएंगे, और इनके बगैर भी बताएंगे। जी शशि साहब, मैं इसमें ऐड कर दीजिएगा, आज फर्रुख साहब ने कहा कि ये जो आप महंगाई पे पीपल्स पार्टी आवाज उठा रही है, इन्हें आवाम का नहीं इक्तदार का दर्द है बिलावल साहब के पेट में। चेयरमैन बिलावल साहब, उनका रोज पोस्टमार्टम उनकी माशी जो है टीम और आदाद शुमार और नाकाम पॉलिसीज का क्योंकि पोस्टमार्टम करते हैं, और बड़े ही मुतहरक तरीके से वो हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। और पार्लियामेंट में भी लास्ट बजट में भी आपने देखा बिलावल साहब ही थे जो आगे। मैं सिर्फ अपने भाई कामरान मुर्तजा साहब सेनेटर साहब हैं, मुबारकबाद भी दूंगी, सेनेट में आए हैं, अच्छी आवाजें आनी चाहिए। लेकिन JUI ये हकीकत है, हल्फ लेने के लिए भी साथी तैयार नहीं थे। 2018 में धांधली हुई। सबसे पहले रिपोर्ट ही हमारी कमेटी ने RTS पे बनाई थी, जो इसको और भी ज्यादा पब्लिक करना चाहिए जैसे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जैसे रिपोर्ट्स को पब्लिश नहीं करते, ये पब्लिक आई वोटिंग और ई वोटिंग को चेक कर पायलट प्रोजेक्ट वाली जो आई वोटिंग पर फेल हुई वो भी नहीं करते। खैर, मैं मुख्तसर ये कि जो JUI के साथी बहुत एहतराम है मौलाना साहब के लिए, सबके लिए, कोई जाति तो किसी के साथ है, लेकिन जो पार्लियामेंट से भाग रहे थे, आपने कह दिया कि वो पार्लियामेंट की सियासत कर रहे हैं। सेनेट में भी उनकी ख्वाहिश पर फाइनेंस कमेटी उनके सेनेटर साहब को मिली है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो है बजट के हवाले से फाइनेंस कमेटी का बहुत बड़ा रोल होता है। उस हवाले से सारी अपोजिशन को लेके बहुत सारी चीजों में हम उतना ही मुतहरिक तला महमूद चौधरी साहब की सरबराही में सेनेट में, क्योंकि सेनेट ज्यादा काम करती है, क्योंकि सेनेट को वो अभी तक लास्ट टाइम भी हमारी सारी रिकमेंडेशंस को जो है वो तकरीबन वो बिल्डोज कर दिया था। अब तला महमूद साहब आगे सिपह सालार की तरह बढ़ेंगे वो फाइनेंस कमेटी में, और पार्लियामेंट्री सारी प्रैक्टिसेस को, पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे और वो हिला देंगे। वो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, वो भी सीनियर पॉलिटिशियन है, और JUIF को ये मिली है कमेटी में, मुबारकबाद भी देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ एक वक्फा ले लेता हूँ, वक्फे के बाद आते हैं तो तमाम मेहमानों के साथ गुफ्तगू को वाइंड अप करेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है, इलेक्शन कमीशन के पास बैठने की या ना बैठने की, उस पर भी बात कर लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्तजा साहब, शशि पलीजो साहिबा, डॉक्टर असद अशरफ और डॉक्टर रमेश कुमार मेरे मेहमान हैं। कामरान साहब, ये तला महमूद साहब पे बड़ी भारी जिम्मेदारी डाल दी है शशि साहिबा ने। मुझे पार्लियामेंट जो है खुद उसमें कोई सॉवरेंटी नजर नहीं आई। हम इस निज़ाम का तो हिस्सा बन गए हैं, मगर मैं इससे पहले भी रहा हूँ 2003 में, और उस पार्लियामेंट में और इस पार्लियामेंट में काफी फर्क मुझे नजर आया। और उससे क्वालिटी का वाली जो पार्लियामेंट थी, क्वालिटी का और बिल्डोज करने का, जिस तरह से मामला को बिल्डोज किया जाता है। जी डॉक्टर असद साहब। जी, मैं इनकी माशी तरक्की की बात करना चाहूँगा कि इससे बेहतर और क्या सबूत हो सकता है कि इकॉनमी हमारी होगी कि इन्होंने, इस हुकूमत ने 2 बजट पेश किए और ये तीसरा करने जा रही है। और इससे पहले 3 कामयाब फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्हें फारिग कर चुके हुए इसी परफॉर्मेंस की वजह से, और जो चौथे लाए हैं, जो तीसरा बजट देंगे, उन्होंने आते ही ये वाज़ेह किया कौम पर कि मुझ पे इल्जाम न दीजिएगा। इस हुकूमत ने
मईशत पाकिस्तान की जो है बर्बाद कर दी है, तबाह कर दी है। तो आज उसी का ये हाल है कि इस वजह से कि जो इन्फ्लेशन रेट है और जिस तरह महंगाई हुई हर चीज जो है वो 500 मुर्गी क्रॉस कर गई है। आप देखें अब कौन मुर्गी माफिया है यहाँ पर। इन लोगों को जो है अपनी मिस गवर्नेंस जो है गरीबों के चूल्हे बंद कर दिए, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, लोगों के घरों में गुर्बत के डेरे हो गए हैं और इन लोगों को सिर्फ ये है कि रात को सोते हैं और सुबह उठते हैं तो खुशखबरी सुनाना शुरू कर देते हैं कि जनाब इकॉनमी हमारी चली गई। अगर आपने तारिक साहब वो कहते हैं आपने खराब कर दी थी, हम बड़ी मुश्किल से सही करके लेके आए हैं। एक मिनट, वो गाय जिसकी हड्डियां नजर आ रही है वो अपने दूध वाली बाल्टी में देख रही है कि मैंने 1.5 लीटर दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर उसमें पानी डाल के 3.9 कर रहे हैं। ये इनकी इकॉनमी ऐसी है। ये दुकान बंद होती है 10 दिन और 11वें दिन खोलते हैं और 7 बोरियां अगर सीमेंट की निकलती तो ये पहले दिन जो कोई सेल नहीं हुई थी उसको 7 दिन की जो सेल है उससे कंपेयर करते हैं और लोगों को खुशखबरियां सुनाते हैं। अच्छा चले, मैं डॉक्टर रमेश साहब वक्त का मैं एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे अपोजिशन ने तजवीज दी कि इलेक्शन कमीशन बुलाए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, वहां कंसेंसस बिल्ड करें और पार्लियामेंट में वो चीज लेके आ जाएं। तो अब गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे हम पॉलिटिकल पार्टीज को बुला रहे हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन के प्लेटफॉर्म पे कंसेंसस हो जाता है और फिर पार्लियामेंट में अगर कानून साजी की जरूरत होती है तो इसमें हर्ज की क्या बात? मैं समझता हूँ होना चाहिए। किसी भी इदारे के रिफॉर्म के लिए अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म हो, चाहे वो नैब रिफॉर्म हो, मैं समझता हूँ अगर उसी इदारे में बैठ के और उधर से भी उनसे ब्रीफिंग ली जाए कि आपको किस किस चीजों का जो है वो इश्यूज हैं और उन चीजों को बेहतर आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, उनकी अपनी एक रिसर्च होगी, उससे बेहतरी होगी। तो ये अगर शुरुआत होती है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज न्यू इलेक्शन से पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके, उसकी भी मेरे ख्याल में इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर कोई भी कंसेंसस लेके अगर कोई गारंटी देते हैं कि हुकूमत ये नहीं कहेगी कि एनआरओ अपोजिशन कहते हैं आप हुकूमत को कहे ना कि वो आए जी अपोजिशन की तजवीज माने, आए इलेक्शन कमीशन में बैठे। ऑर्डिनेंस नहीं, पहले ऑर्डिनेंस है, डोमेन था ही नहीं सदारती उसे, और रेफरेंस का क्या हाल हुआ, पीडा का भी तो खानी पड़ी। ये दोनों हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, ये अहम तरीन ऐसे ऑर्डिनेंस आधा करो सेकंड व्यू, ये बहुत ही अहम यानी मामला था। इसमें बिल्कुल पार्लियामेंट में जो है पहले भी पार्टीज बैठी थी, लेकिन ऑर्डिनेंस की ये इन मामला पर मेरे ख्याल में ये बड़ा ही एक समझती हूँ। और वो आई वोटिंग जो है, खुद वियतनाम की में से भी कुछ लोग ने उन्हें हैक करने की कोशिश की, वो जो बैलेट आया, रिपोर्ट आया, ले नहीं किया गया उसको। और ई वोटिंग के हवाले से भी जो मामला आते हैं, दुनिया में ये सिस्टम जो है वहाँ जो जहाँ राइज करने की कोशिश की गई वहाँ खत्म किया गया है। तो पाकिस्तान अनोखा मुल्क, सिर्फ पीटीआई के 3 वोट ज्यादा पड़ जाएंगे इस वजह से पूरे सिस्टम को आप जो है 3 बार कर दें, ऐसा नहीं होगा। देखिए ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बड़ा है। आप इलेक्शनल रिफॉर्म्स के अंदर जहाँ पार्लियामेंट बैठ सकती थी, जहाँ पहले भी बैठती रही है, जहाँ जो है दोनों अपर हाउस हो या ज़ेरी हो, दोनों आप पार्लियामेंट्री कमेटीज बिठा दें उनकी भी, और जो ज्वाइंट भी बना जा सकती है, जो बनी भी है, जो खुशी शाह साहब जैसे ही जेल से इंशाल्लाह वो हमारे को रखा हुआ है, वो मेंबर हमने नॉमिनेट किए हैं उस कमेटी के लिए, वो आएंगे तो वो फिर कमेटी, लेकिन ये वापस देना पड़ेगी। जी डॉक्टर रमेश साहब, जी डॉक्टर साहब, देखिए पहली चीज तो ये कि आपने मुझसे पूछा था मगर हमारी बहन बीच में शुरू हो गई। बात सिंपल में ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ के और इन चीजों को रिजॉल्व करती है, यही पीटीआई हमारी गवर्नमेंट से एक जो है वो पेशकश की गई है। मगर अगर अपोजिशन कहती है कि हम इलेक्शन कमीशन में बैठ के उसको करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ हमें उन चीजों के ऊपर भी एतराज नहीं होगा। अमेंडमेंट्स जहाँ रमेश प्लीज आप चीजों को फैक्ट्स की बात करें, आप सुलझे हुए हैं, आपको पता है एक फोरम है वो पार्लियामेंट का ही है, वो दोनों ही पार्लियामेंट फिर ज्वाइंट कमेटी में भी बैठना पड़ेगा। कहते कि अगर अपोजिशन चाहती है मेरे भाई ऑर्डिनेंस की
कहीं भी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में चलें। इसको खराब अरे भाई चले काम की बात नहीं है, आप बीच में हर चीज में बरोबरसी का जो है वो कानून लाना जरूरी है। हर चीज में अदालती मामलों को उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इलेक्शन कमीशन की नॉमिनेशन को लगा दिया। अब ये एनकॉस को ऑर्डिनेंस वाले जान छुड़ाना पड़ेगी। अगर आप वाकई चाहते हैं कि बाकी सदारती निजाम की बात करेंगे, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस को वो आप खंडे लाइन लगा देंगे तो फिर भी ऑर्डिनेंस आपके नहीं चलने वाले। वो कहते हैं कि वहाँ पे वो कह रहे जी कामरान मुर्तजा साहब, जी कामरान साहब, डॉक्टर साहब सस्ती साहब, कामरान मुर्तजा साहब, जी सर। जी, ये आरटीएस से बड़ा फ्रॉड है और इस फ्रॉड में आपकी प्रेसिडेंसी भी इन्वॉल्व है। और इस वक्त हुआ ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने, प्रेसिडेंट का कोई किरदार नहीं हुआ करता, चंद दिन पहले प्रेसिडेंट साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलवाया, फोर्स किया। ऑर्डिनेंस अभी तक एक्ट नहीं बना, ऑर्डिनेंस अभी तक मुकम्मल कानून नहीं बना। उनको फोर्स किया जा रहा है कि ये फंड हमने रख दिए हैं, आप ये मशीनें मंगवाइए। और ये मैं बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये ऐसा हुआ नहीं करता। और ये प्रेसिडेंट साहब ने जो ना ये हरकत की है और इसमें जो ना ये आइंदा के इलेक्शन के लिए ये हरकत की जा रही है। जो आरटीएस के जरिए या उसके बिठाने के जरिए या उसको खड़ा करने के जरिए जो कुछ किया गया था, अब ये इन मशीनों से करना चाह रहे हैं। और प्रेसिडेंट साहब जो ना इसमें इन्वॉल्व हैं और फोर्स कर रहे हैं बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। उनका वो हालांकि इंडिपेंडेंट है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो फोर्स कर रहे हैं कि आप इमीडिएटली ये मशीनें खरीदिए। और इसका बाकायदा जो ना पार्लियामेंट को भी नोटिस लेना चाहिए, कौम को भी नोटिस लेना चाहिए। और जिन अदारों के कहने पे या जिस तरह से ये कुछ हो रहा है उनको भी ये नोटिस लेना चाहिए, वरना अगले इलेक्शन और अगला मामला सारा डिस्प्यूट हो जाएगा। अच्छा कामरान साहब, जो डॉक्टर रमेश का पॉइंट था ना वो ये था कि ये कहीं पे भी बैठे, चाहे इलेक्शन कमीशन में बैठे, चाहे पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठे, अपोजिशन को, गवर्नमेंट को बैठ के मैं एक और चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने इस बात को अपोज किया है, इन मशीनों के मामले को अपोज किया है। अब उनको फोर्स किया जा रहा है प्रेसिडेंट की तरफ से। जी जी डॉक्टर रमेश साहब, क्या था मेरी हमेशा बात जो ना वो बैलेंस होती है। मैंने ये नहीं कहा कि आप ये करें या नहीं करें, मैंने कहा चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म हो, चाहे नैब रिफॉर्म हो, चाहे जुडिशियल रिफॉर्म हो, आप कहीं पे भी बैठे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के अगर कंसेंसस के साथ कोई जो है वो फाइनलाइज करती है और उसकी लेजिस्लेशन असेंबली में चाहे उस इदारे के थ्रू लेके आती है, चाहे वो खुद पार्लियामेंट में कमेटी के थ्रू लेके आती है, मैं समझता हूँ ये चीजें मुस्बत हैं और उसको उस लेवल के ऊपर लेके जाया जाए। अगर कंट्रोवर्शियल चीजें कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई गवर्नमेंट अगर बिल्डोज करके करेगी तो वो चीजें हमेशा कंट्रोवर्शियल रहेंगी। ठीक बात है। मेरी अगर बात मामला ये है डॉक्टर साहब, इस वक्त मामला ये है कि प्रेसिडेंट साहब जी क्या फोर्स कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के चीफ आपके इदारे में इजाजत नहीं देंगे। रमेश साहब, जो आप सबसे ज्यादा जो है ना वो डिफेंड करते रहते हैं, आप अच्छे एक मोहब्बत पाकिस्तानी हैं, जहाँ इतने बड़े खदशात हो उसको आप कैसे उसकी आप कर सकते हैं, आप समझा करके। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, डॉक्टर असद अशरफ साहब, कामरान मुर्तजा साहब, सस्ती पलीजो साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।